ठीक है ना। जैसा कि हम कल बता रहे थे, सरल आवर्त गति के एग्जाम्पल में बता रहे थे, कुछ एग्जाम्पल बताए और आज जो शेष है बता रहे हैं। जैसा कि कल हम बता रहे थे स्प्रिंग से बंधे पिंड की गति और फिर स्प्रिंग से लटके पिंड की गति में सूत्र का निगमन हुआ था, और ये भी हम सिद्ध किए थे कि स्प्रिंग से लटके पिंड या स्प्रिंग से बंधे पिंड की गति सरल आवर्त गति होती है। उसमें सिद्ध किया गया था कि सरल आवर्त गति में त्वरण या रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल सदैव विस्थापन के विपरीत एवं समानुपाती होता है। तो हम आज भी इसमें देखेंगे, ये सरल लोलक आवर्त काल है, इसमें भी हमें सिद्ध करना है कि त्वरण या प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत एवं समानुपाती होगा। तो इसकी गति भी हम सरल आवर्त गति कहेंगे, लिखेंगे। जैसा कि अभी हम बता रहे हैं, सरल लोलक आवर्त काल, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इसमें पहले तो हम देखेंगे कि सरल लोलक होता क्या है। सरल लोलक जो होता है, एक अवितान्य धागे से एक सूक्ष्म परंतु भारी पिंड को किसी दृढ़ सिरे से बांध कर लटका दिया जाए तो वह समायोजन कहलाता है सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। उसमें जो निलंबन बिंदु होता है, जहां से धागे को बांध कर लटकाया जाता है, तो निलंबन बिंदु से गोलक का जो केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटी सेंटर होता है, वहां तक की दूरी कहलाती है प्रभावकारी लंबाई। उसको एल से दिखाया जाता है। तो इसमें बात है निलंबन बिंदु की, तो जिस बिंदु से धागे को बांध कर लटकाया गया वो बिंदु कहलाता है निलंबन बिंदु। और गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की जो दूरी है, उसमें गोलक की त्रिज्या और ये धागे की लंबाई दोनों सम्मिलित होती है प्रभावकारी लंबाई में। तो हम आज ये दिखाना चाह रहे हैं सरल लोलक की पहले हम गति देखेंगे, किस तरह से गति कर रहा है, क्या वह गति सरल आवर्त है। यदि सरल आवर्त है तो उसमें त्वरण या प्रत्यानयन बल, एक्सीलरेशन या रिस्टोरिंग फोर्स सदैव विस्थापन के विपरीत एवं समानुपाती होगा, ये सिद्ध करना है। तो अब ध्यान दिया जाए, इसमें हम मान ले रहे हैं कि कोई दृढ़ आधार है, यहाँ से एक अवितान्य धागा, अवितान्य धागे का मतलब कि उस पर भार लटकाने से वह धागा लंबाई के दिशा में न बढ़े। तो माना गया कि एक अवितान्य धागे से एक सूक्ष्म परंतु भारी पिंड को बांध कर लटका दिया जाए तो ये समायोजन जो होता है यही सरल लोलक होता है, सिंपल पेंडुलम होता है। इसमें ये जो बिंदु इसको हम ओ से दिखा रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं गोलक का केंद्र, तो गोलक का केंद्र इसको हम सी से, सेंटर सी से दिखा सकते हैं। तो सी से ओ की जो दूरी होती है, जिसमें ये गोलक की त्रिज्या भी सम्मिलित है और ये धागे की लंबाई भी सम्मिलित है, ये है प्रभावकारी लंबाई। और ये तो हो गया सरल लोलक, जैसा कि अभी हम परिभाषा में बता रहे हैं कि किसी अवितान्य धागे से एक सूक्ष्म परंतु भारी पिंड को बांध कर लटका दिया जाए तो समायोजन कहलाता है सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। इस सरल लोलक पर यदि सरल लोलक की जो समस्थिति है, माध्य स्थिति है, यहाँ से यदि हमें विस्थापित करना पड़े तो बल लगाकर इस पिंड को हम यदि सी से ये अवस्था में ला दें, तो अब इसको यहाँ से स्वतंत्र करेंगे तो ये पिंड, फिर ये पिंड अपनी माध्य स्थिति में आएगा, और माध्य स्थिति में आएगा तो उसका विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन जब शून्य होगा तो वेग यहाँ मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। फिर वह गोलक अपनी माध्य स्थिति में नहीं रुक पाएगा, फिर दूसरी ओर आ जाएगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वेग घटता जाएगा, मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी घटेगी, ऊर्जा इसमें संरक्षण से स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में भी रूपांतरण होता रहता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं, तो मान लिया जाए कि कुछ समय बाद इसका जो विस्थापन हुआ है, तो विस्थापन से जो धागा है ऊर्ध्व से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस गोलक का जो भार होगा उस भार को mg से हम दिखाएंगे, जो mg ऊर्ध्वाधर वर्टिकल नीचे की ओर होगा, और यह जो धागा है उसकी लंबाई की दिशा में आगे हम बढ़ेंगे तो यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि दो समांतर रेखा हैं, तिर्यक रेखा काट रही है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो mg को दो घटकों में हम वियोजित करेंगे, वेक्टर वियोजन। mg को दो घटकों में वियोजित करने पर ये जो mg है, तो mg के हेड से
इस पर लंब डालेंगे, तो जब लंब डालेंगे 90 डिग्री का एंगल होगा। इसके सामने भुजा ये हो जाएगी, लंब के सामने भुजा खंड होगी, और थीटा के लिए अब बेस होगा, आधार होगा, इसलिए mg का एक घटक ये होगा mg cos थीटा होगा, mg cos थीटा। फिर अब इसके हेड से जब इस भुजा पर जब लंब डालेंगे, ये थीटा एंगल है इसलिए अभी थीटा एंगल होगा। थीटा एंगल के सामने ये जो भुजा होगी, ये भुजा काम करेगी ये लंब का, और ये कर्ण है इसलिए ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब हम देख रहे हैं कि इसमें ये जो यम द्रव्यमान का जो गोलक है, उस गोलक और एक ऐसा बल लग रहा है जो गोलक को माध्य स्थिति की ओर लाने का प्रयत्न कर रहा है। तो जब गोलक माध्य स्थिति की ओर आएगा तो माध्य स्थिति की ओर लगने वाले बल को ही कहा जाता है प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब C से जो ये बिंदु ए माना गया था, उसकी दूरी हम यदि x मानते हैं तो यही x एक तरह से इस गोलक का विस्थापन होगा, और इस थीटा के लिए चाप का भी काम करेगा। ये OA या OC जो होगी, ये धागे की लंबाई है, इसको हम L मान सकते हैं। अब इस चित्र से हम देखेंगे कि इस गोलक पर लगने वाला प्रत्यानयन बल गोलक के भार mg की एक घटक mg sin थीटा के कारण ये गोलक माध्य स्थिति की ओर आ रहा है, इसलिए हम mg sin थीटा को कह सकते हैं प्रत्यानयन बल, क्योंकि साम्य स्थिति की ओर लगने वाले बल को ही प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब लिखेंगे इसमें कि गोलक पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। तो गोलक पर लगने वाला, गोलक पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। तो गोलक पर लगने वाला प्रत्यानयन जो बल होगा F इक्वल टू होगा माइनस, इसमें माइनस चिन्ह इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि ये विस्थापन तो C से A की ओर है, लेकिन ये बल लग रहा है mg sin थीटा A से C की ओर। तो F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि थीटा का मान यदि अति सूक्ष्म लिया जाए, थीटा के अति सूक्ष्म होने पर, थीटा के अति सूक्ष्म होने पर साइन थीटा को थीटा मान सकते हैं, और कोण यदि थीटा यदि रेडियन में हो, तो थीटा यदि रेडियन में हो तब कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, मतलब x अपान l। यदि थीटा रेडियन में हो, यदि थीटा रेडियन में है तब कोण बराबर होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब यहाँ जो साइन थीटा है, थीटा के जगह पर तो हम वो लिख सकते हैं x/l लिख सकते हैं, या F इक्वल्स टू माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल्स x/l। यदि थीटा रेडियन में है तब वो कोण इक्वल टू ये चाप बटे त्रिज्या होता है। mg साइन थीटा के जगह पर हम मान लिख सकते हैं x/l लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना इसमें, क्योंकि न्यूटन का गति विषयक नियम कहता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो चूंकि F इक्वल्स टू होता है m इंटू अल्फा, इसलिए F के जगह पर m इंटू अल्फा इक्वल्स माइनस mg g अपान l इंटू x। m से m कैंसिल होगा, अल्फा इक्वल टू माइनस g अपान l इंटू x। इसमें हम देख रहे हैं कि g कांस्टेंट है, गुरुत्व जनित त्वरण है, g का मान नियतांक कांस्टेंट, और l भी जो लंबाई वो भी नियत होगी। तो g अपान l का मान यदि हम नियत रखें तो ये अल्फा समानुपाती होगा माइनस x। तो चूंकि अल्फा विस्थापन के विपरीत वो समानुपाती हो गया, चूंकि त्वरण विस्थापन के विपरीत, चूंकि त्वरण विस्थापन के विपरीत एवं समानुपाती है, विपरीत एवं समानुपाती है, इसलिए सरल लोलक की गति, इसलिए सरल लोलक की गति सरल आवर्त होगी, की गति सरल आवर्त सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, जिसमें इसका आवर्त काल होगा
आवर्तकाल, तो इस समीकरण की हम तुलना भी कर सकते हैं उपरोक्त समीकरण की। उपरोक्त समीकरण की तुलना अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से करने पर यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ जी अपान एल है। तुलना करने पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स जी बाई एल या ओमेगा इक्वल्स अंडर रूट जी अपान एल। अब सरल लोलक का जब लिखेंगे आवर्तकाल, अतः सरल लोलक का आवर्तकाल, अतः सरल लोलक का आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा होता है, इसलिए t इक्वल टू 2 पाई, चूंकि अपान ओमेगा है इसलिए 2 पाई अंडर रूट यह एल अपान जी होगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। इसमें एल है प्रभावकारी लंबाई और जी है गुरुत्वजनित त्वरण। इस फार्मूले में चूंकि ये द्रव्यमान का पता नहीं, इसलिए सरल लोलक की जो गति होगी उसमें दोलन काल इस पेंडुलम के मास पर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रभावकारी लंबाई पर निर्भर करता है और जी पर निर्भर करता है जो स्मॉल जी है। यदि इसमें कोई व्यक्ति झूला झूल रहा हो तो झूला झूलते समय यदि व्यक्ति अपने स्थान से अचानक खड़ा हो जाए तो उसका दोलन काल घट जाएगा, क्योंकि गुरुत्व के अंदर ऊपर उठेगा, प्रभावकारी लंबाई घटेगी तो ये दोलन काल का भी मान घट जाएगा। यदि जी का मान कम कर दिया जाए, जैसे पृथ्वी तल पर ऊपर जाते हैं या पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं तो जी का मान घटता है, और जहां जी का मान कम होगा वहां दोलन काल का मान बढ़ जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी तल से ऊपर लोलक घड़ी का दोलन काल बढ़ जाता है, घड़ी सुस्त हो जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे, अभी इस धागे की लंबाई अनंत कर दिया जाए, मतलब अनंत लंबाई के सरल लोलक का दोलन काल कितना होता है। इस फार्मूले से तो ऐसा हमें लगता है कि लंबाई का मान बढ़ाते चले जाएं तो दोलन काल का मान बढ़ता जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। अब क्यों नहीं ऐसा होता है? फार्मूला तो कह रहा है कि लंबाई बढ़ने पर दोलन काल बढ़ेगा, लेकिन अभी हम सिद्ध करेंगे कि बढ़ाते बढ़ाते यदि लोलक की लंबाई अनंत कर दी जाए, इनफाइनाइट कर दी जाए, तो क्या ये दोलन काल भी इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत होगा? लेकिन ऐसा नहीं होगा। अनंत लंबाई के सरल लोलक का जो दोलन काल होता है, आवर्त काल होता है, वह 5075 सेकेंड या 84.6 मिनट होता है। अब इसका हमें पता करना है अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्त काल, लेकिन इसके पहले हम सेकेंड लोलक की भी बात करेंगे कि सेकेंड लोलक क्या होता है, सेकेंड लोलक की लंबाई क्या होती है, इसका भी हमें पता करना है। उसके बाद तब अनंत लंबाई के सरल लोलक का हम देखेंगे आवर्तकाल। सेकेंड लोलक, सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड लोलक, सेकेंड लोलक, सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है, सेकेंड लोलक कहलाता है। सेकेंड लोलक की लंबाई की बात आएगी तो अभी हम इसकी लंबाई का पता कर रहे हैं। सेकेंड लोलक का मतलब t बराबर 2 सेकेंड, मतलब ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल दोलन काल 2 सेकेंड, सेकेंड लोलक कहलाता है। सेकेंड लोलक की लंबाई, सेकेंड लोलक की लंबाई, तो अभी हम बता रहे थे कि सेकेंड लोलक का सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। इसमें स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का तो ये टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपान जी।
या इसमें हमें यल का पता करना है, सेकेंड लोलक की लंबाई यल, तो यल इक्वल टू टी स्क्वायर जी अपान ये होगा 4 पाई स्क्वायर, या यल इक्वल टू अभी चूंकि सेकेंड लोलक के लिए चूंकि टी इक्वल टू 2 सेकेंड होता है, ऐसा सरल लोलक जिसका दोलन काल 2 सेकेंड सेकेंड लोलक कहलाता है। एल इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब 2 × 2 × जी का मान 9.8 अपान 4, पाई का मान 3.14 इंटू 3.14, तो ये कट जाएगा। एल इक्वल टू हुआ 0.996 मीटर आता है, जो लगभग 1 मीटर के बराबर होता है, लगभग 1 मीटर होता है। सेकेंड लोलक की लंबाई लगभग 1 मीटर होता है। ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल दोलन काल 2 सेकेंड सेकेंड लोलक कहलाता है, उसकी लंबाई होती है लगभग 1 मीटर होता है, या 0.996 मीटर होता है। अब इसमें देखना है, यदि सरल लोलक को हम यहाँ से चंद्रमा पर लेकर चले जाएं तो सेकेंड लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो जी का मान होता है चंद्रमा पर कम होता है, तो जी का मान कम होगा तो वहाँ सेकेंड लोलक की लंबाई ज्यादा, सेकेंड लोलक की लंबाई चूंकि ध्यान देना है टी बराबर 2 पाई√L/जी, तो जी का मान जब चंद्रमा पर कम होगा तो टी का मान अवश्य ज्यादा होगा, तो लंबाई भी ज्यादा होगी। अब इसके बाद हमें देखना है सरल लोलक जो था उसका आवर्तकाल देखा गया, उसके बाद हम सेकेंड लोलक देखे। सेकेंड लोलक की परिभाषा में हम बताए कि ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है सेकेंड लोलक कहलाता है। यदि किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सेकेंड लोलक की बात आ जाती है तो समझना कि उसका आवर्तकाल दोलन काल होता है 2 सेकेंड। अब अनंत लंबाई के सरल लोलक का हम दोलन काल देखना चाहते हैं। जैसा कि इस फार्मूले से स्पष्ट है, लग रहा है ऐसा कि लेंथ लंबाई को बढ़ाया जाए तो दोलन काल बढ़ेगा, होता भी है, लंबाई बढ़ेगी तो दोलन काल अवश्य बढ़ेगा, लेकिन क्या ये लंबाई बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट कर दें, अनंत कर दें, तो क्या ये दोलन काल भी अनंत होगा, तो ऐसा नहीं होता। अब देखना अनंत लंबाई के सरल लोलक का ये आवर्त काल क्या होता है। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्त काल, अनंत लंबाई के लोलक का आवर्त काल क्या होता है, ध्यान देना। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्त काल, अनंत लंबाई के सरल लोलक, अनंत लंबाई के सरल लोलक, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्त काल, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट, और इसमें ध्यान देना है कि अनंत लंबाई के सरल लोलक का ये आवर्त काल कितना होता है, तो इसमें हम मान लेंगे, माना कि पृथ्वी की त्रिज्या, माना कि पृथ्वी की त्रिज्या RE, पृथ्वी के केंद्र से जो इसका सतह होगा, जैसे पृथ्वी के केंद्र को C मान लेते हैं, तल पर कोई बिंदु O लेते हैं, और अनंत लंबाई का एक सरल लोलक है, अनंत लंबाई के सरल लोलक को पृथ्वी के तल पर रखा गया है। जब चूंकि लंबाई अनंत है इसलिए समांतर रेखा द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, वो से ए पर इसका विस्थापन यक्स माना गया है, और ये यम जो होगा गोलक का, मान लेंगे कि सरल लोलक सिंपल पेंडुलम का मास, गोलक का वो मास, पेंडुलम का मास यम है, तो इसका जो तो केंद्र की ओर होगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर भार होगा, क्योंकि भार एक तरह से गुरुत्व बल होता है। जिस बल से पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वही बल कहलाता है गुरुत्व बल, वही वस्तु का भार भी होता है।
और इसमें इस एंगल को हम मान लेंगे कि एंगल थीटा है। थीटा के अब सामने और थीटा जिस पर बना है तो एक्स भुजा तो हो जाएगी आधार, और एम जी जो देख रहे हैं यह एम जी भुजा को हम पृथ्वी की त्रिज्या आर मान सकते हैं। तो एम जी का एक घटक, तो एम जी को दो घटकों में विभाजित करेंगे तो एम जी के हेड से इस पर हम लंब